नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम पश्चिमी राजनीति विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्लेटो, अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास, मैकियावली, होब्स आदि विचारकों का अध्ययन कर लिया है। और आज जो हमारी ये वीडियो है वो जॉन लोक पर केंद्रित रहेगी। लोक जिन्हें उदारवाद का जनक भी कहते हैं और सामाजिक समझौतावादी विचारक है, इन्हें राजनीतिक प्रभुसत्ता का भी जनक कहते हैं, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली का भी जनक कहते हैं। राजनीतिक प्रभुसत्ता का मतलब होता ही संसदीय शासन प्रणाली है। तो मित्रों, जॉन लोक के बारे में हम सभी जानते हैं। इनका जीवन काल 1632 से 1704 तक रहा है। 1632 में इनका जन्म इंग्लैंड के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और इनके परिवार का सुखद वातावरण था। स्वतंत्रता जैसे जो नियम थे वो घर में कहीं ना कहीं बने हुए थे, इसलिए इनके विचार भी मानव प्रकृति के बारे में सकारात्मक थे। फिर इनको मित्र भी मिले, लॉर्ड एस्ले जैसे मिले। लॉर्ड एस्ले संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे। जो गृहयुद्ध चल रहा था इंग्लैंड में संसद और राजा के बीच में, लॉर्ड एस्ले कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे। तो इन पर लॉर्ड एस्ले का भी प्रभाव पड़ा, इसलिए इन्होंने संसदीय शासन प्रणाली और लोकतंत्र का मार्ग चुना। फिर लॉर्ड एस्ले के बच्चों को भी ये पढ़ाने का कार्य करते थे, उनके साथ लंबी प्राकृतिक यात्राएं करते थे। इस वजह से भी इन्होंने प्राकृतिक आनंद भी लिया, प्रकृति के प्रति इनका प्रेम भी देखा गया। तो इसी आधार पर ये बेसिकली सकारात्मक प्राणी मनुष्य को मानते हैं और जीवों के बारे में भी ये गहन अध्ययन रखते थे। उसके बाद मित्रों देखें तो इन पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो गौरवपूर्ण क्रांति का प्रभाव था। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई थी, जिसमें जो बेसिकली वहाँ का राजा था निरंकुश, वो अत्याचारी था। तो आम जनता सड़क पर उतर आई, आम जनता ने उसका विरोध किया। तो निरंकुश जेम्स द्वितीय राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गया। तो उसके बाद वहाँ पर जनता ने मेरी को और विलियम को वहाँ का राजा बनाया, लेकिन उसकी शक्तियाँ सीमित कर दी और संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की, सीमित राजतंत्र की स्थापना की, यानी कि राजा की शक्तियाँ कम और संसद की शक्तियाँ, और कहते हैं यहीं इंग्लैंड में राजनीतिक प्रभुसत्ता की नींव रखी गई। तो जॉन लोक पर सर्वाधिक प्रभाव गौरवपूर्ण क्रांति का पड़ा था। एंगल्स जो मार्क्स के सहयोगी थे वो कहते भी हैं जॉन लोक गौरवपूर्ण क्रांति की संतान है। एक बात और मित्रों कि आपको ध्यान रखना है कि जॉन लोक तो गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित हुए थे, लेकिन जॉन लोक से अमेरिकी क्रांति प्रभावित हुई थी। अमेरिकी क्रांति पर जॉन लोक का विशेष प्रभाव पड़ा था। अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी। अमेरिकी क्रांति में जो नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, वो जॉन लोक का ही प्रभाव था। किसका प्रभाव था? जॉन लोक का। कौन सा नारा दिया था अमेरिकी क्रांति में जॉन लोक से प्रभावित होकर? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मित्रों आइए तो अब जीवन परिचय में आपको पीपीटी के माध्यम से भी समझा देता हूं थोड़ा। जॉन लोक को क्या कहते हैं? परंपरागत उदारवाद का जनक, समझौतावादी विचारक। समझौतावादी विचारक क्यों कहते हैं? राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के माध्यम से बताते हैं। राजनीतिक प्रभुसत्ता का जनक, क्योंकि राजनीतिक प्रभुसत्ता का सीधा सा मतलब है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी रहनी चाहिए, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। राजनीतिक प्रभुसत्ता के समर्थक संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो इन्होंने पहली बार संसदीय शासन प्रणाली और राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात की। मित्रों ये भी मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं, संसदीय शासन प्रणाली के जितने समर्थक हैं वो राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं, जितने भी राजनीतिक प्रभुसत्ता के समर्थक हैं वो संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन आप दिमाग में बिठाते नहीं है। यानी कि इक्वल है संसदीय शासन प्रणाली इसके, तो ये ध्यान रख लेना। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? इक्वल है। तो इसके पूरक है, इक्वल कहें पूरक कहें, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए भाई संसदीय शासन प्रणाली है, इसके इक्वल है, पूरक है। तो ये आपको अगर पता रहेगा तो आपको काम चल जाएगा। तो इतना तो आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं इसका जीवन परिचय। मित्रों 1632 में मध्यम वर्गीय उच्च परिवार में जॉन लोक का जन्म हुआ था। मैंने कहा परिवार उच्च वर्ग था, पढ़ा लिखा था, स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर बल देता था, मानव को इसलिए सकारात्मक प्राणी मानते हैं। दूसरा, इन्हें लॉर्ड एस्ले जैसा सहयोगी मिला। कैसा सहयोगी मिला? लॉर्ड एस्ले जैसा सहयोगी मिला, जो संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे, इसलिए इन्होंने भी संसदीय शासन प्रणाली और राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन किया। फिर लोक पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? गौरवपूर्ण क्रांति का। गौरवपूर्ण क्रांति कब
कब हुई थी? 1688 में इंग्लैंड में हुई थी। क्या हुआ था? वहां का जो राजा निरंकुश था जेम्स तृतीय, जब जनता ने उसका विरोध किया, जनता सड़क पर आ गई, तो वो अपना शासन छोड़कर भाग गया। तो जनता ने उसके बाद वहां संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की, सीमित राजतंत्र की स्थापना की और मैरी और विलियम को वहां का सीमित राजतंत्र वाला राजा बनाया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एंगल्स जो मार्क्स के सहयोगी थे वो कहते भी हैं लोग गौरवपूर्ण क्रांति की संतान है। क्या कहते हैं? लोग किसकी संतान है? गौरवपूर्ण क्रांति की संतान है। फिर अगला मैंने जो पॉइंट आपको बता रहा हूं वो है अमेरिकी क्रांति पर जॉन लॉक का प्रभाव पड़ा। जॉन लॉक खुद किससे प्रभावित हुआ था? गौरवपूर्ण क्रांति से। जॉन लॉक का प्रभाव किस पर पड़ा? अमेरिकी क्रांति पर। कब हुई थी? 1776 में। तो बेसिकली इसमें जो नारा दिया गया था प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, वो जॉन लॉक से ही प्रभावित था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैंने आपको जीवन परिचय बताया। तो ये जीवन परिचय आपको ध्यान रहना चाहिए, चाहे ये क्वेश्चन आए, चाहे ये क्वेश्चन आए, चाहे ये बातें सिंपल आए, तो आपको कोई भी चीज गलत नहीं करनी है। अब कोई भी सरलता के साथ क्वेश्चन नहीं आता, हर में 4 क्वेश्चन रहते हैं मित्रों, इसलिए आपको ये सारी बातें ध्यान रहनी चाहिए। एक एक पॉइंट को गहनता के साथ समझना है और हर को ध्यान रखना है। अगले पेज पर आते हैं। तो अब पुस्तकें लेते हैं जॉन लेक की। अब ये भी सीक्वेंस में सन सहित मित्रों ध्यान रखनी है। इसकी जो भी पुस्तकें हैं, 5-6 पुस्तकें हैं, आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद रहनी चाहिए। सबसे पहली किताब है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। इसमें सहिष्णुता की बात करता है। इसे 1689 में लिखता है, यानी कि 11 कम 1700 में लिखता है। तो ध्यान रख लेना, एक ही मतलब है, 1700 में से 11 घटाएं तो 1689 आते हैं। दूसरी जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टि से किताब है वो है ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। कौन सी किताब है? ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अब किताब की हिंदी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद करें तो मानव शासन पर 2 निबंध है, लेकिन कभी किताब की और नाम की हिंदी नहीं करनी चाहिए। कब लिखी गई? ये भी 11 कम 1700 1689 में लिखी गई। इसमें लोग संसदीय शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रभुसत्ता, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, इन सब की चर्चा करता है। सामाजिक समझौते की भी चर्चा इसी में करता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता की चर्चा भी इसी में करता है। संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा भी इसी में करता है। प्राकृतिक अधिकार की भी चर्चा इसी में करता है। इस किताब को कहते हैं, इसमें वो बेसिकली होब्स और रॉबर्ट फिल्मर पर विशेष प्रहार करता है। किस पर? होब्स पर। होब्स की निरंकुशता पर, लेवियाथन पर प्रहार करता है। दूसरा, रॉबर्ट फिल्मर के देवीय सिद्धांत पर प्रहार करता है। रॉबर्ट फिल्मर देवीय सिद्धांत की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं और उनकी किताब भी थी पैट्रियार्का, उसकी आलोचना भी करता है और होब्स के लेवियाथन की भी आलोचना करता है, यानी कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है और रॉबर्ट फिल्मर के देवीय सिद्धांत के स्थान पर राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत देता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं थोड़ा आपको समझा ही देता हूं भाई। ये किस किस पर प्रहार करता है इस किताब में? एक तो होब्स के, होब्स की निरंकुशता के स्थान पर ये किसकी बात करेगा? संसदीय लोकतंत्र की। और रॉबर्ट फिल्मर ने जो बेसिकली रॉबर्ट फिल्मर थे, वो राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत देते हैं? देवीय सिद्धांत। ये देवीय सिद्धांत देते हैं। उसके स्थान पर किसकी नींव रखते हैं? ये सामाजिक समझौते की, सामाजिक समझौते की नींव रखते हैं। कहते हैं राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, सामाजिक समझौते के माध्यम से व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है। तो एक तरीके होब्स पर प्रहार करते हैं और रॉबर्ट फिल्मर पर करते हैं। इसलिए सी वाहन कहता भी है कि जो होब्स लोक की ये पुस्तक है, लोक की ये पुस्तक जो है, ये 2 नलियों वाली बंदूक के समान है। किसके समान है? 2 नलियों वाली बंदूक के समान है, जिसकी एक नली होब्स के लेवियाथन पर प्रहार करती है तो दूसरी नली रॉबर्ट फिल्मर के देवीय सिद्धांत पर प्रहार करती है। देखो बिल्कुल सी वाहन क्या कहते हैं, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब भी लिखी थी। इस पुस्तक में कहते हैं ये 2 नलियों वाली बंदूक कहता है इसको। पुस्तक को क्या कहता है? 2 नलियों वाली बंदूक है, जिसकी एक नली होब्स के लेवियाथन पर प्रहार करती है तो दूसरी नली रॉबर्ट फिल्मर के देवीय सिद्धांत पर प्रहार करती है। तो ये किताब को आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं मित्रों, और किताबें कौन कौन सी हैं इनकी वो भी देखते हैं। तीसरी किताब है एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690। सन सही ध्यान रखना है। पहली किताब मैंने लेटर ऑन टॉलरेशन बताई, दूसरी ट्रू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट बताई, सिविल गवर्नमेंट बताई। तीसरी किताब है एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये 1690 की है।
इसमें लोग मानव प्रकृति का विश्लेषण करता है और मानव को सकारात्मक प्राणी बताता है। कहता है मानव में सद्गुण ही सद्गुण पाए जाते हैं। जहां होब्स क्या कहते हैं नकारात्मक प्राणी है, लोग क्या कहते हैं मानव एक सकारात्मक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सकारात्मक, जिसमें ईमानदारी, दयालुता और सहिष्णुता और ईमानदारी के साथ सत्यम शिवम सुंदरम प्रतिमूर्ति वाले सभी लक्षण पाए जाते हैं। वो न्याय प्रिय होता है, ईमानदार होता है, दयालु होता है, कृपालु होता है, राजऋषि के समान होता है। तो ये सारी बातें वो सकारात्मक बताता है। फिर सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन भी 1690 में लिखा गया। थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन जो सहिष्णुता पर तीसरा जो लेटर लिखा गया वो 1692 में लिखा गया। फिर उन्होंने सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन किताब लिखी थी 1693 में। कौन सी किताब लिखी थी? सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। फिर इनकी एक प्रमुख किताब है रीजनलेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसमें क्रिश्चियनिटी पर चर्चा करते हैं 1695। तो ये सारी किताबें आपको मित्रों सीक्वेंस सही ध्यान देनी चाहिए। चाहे लेटर ऑन टॉलरेशन फर्स्ट लेटर है, फिर सेकंड लेटर है, थर्ड लेटर, तीनों लेटर भी और सीक्वेंस में ध्यान रखना है। पहला तो फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन है, फिर ट्रू ट्रेडिशन ऑफ सिविल गवर्नमेंट है, फिर एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, फिर सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन है, फिर थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन है, फिर सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन है, फिर रीजनलेबलनेस एंड क्रिश्चियनिटी किताब है, रीजनल लेबलनेस एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये भी किताब है। तो ये सारी किताबें आपको कंटिन्यूटी में याद करनी है। फैक्चुअल भी ध्यान रखना है मित्रों, आपको मिलान करने के लिए दे सकता है, सीक्वेंस में पूछ सकता है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मित्रों हम आगे चलते हैं लोक के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर। अब राजनीतिक विचारों के बारे में सबसे पहले है मानव प्रकृति संबंधी विचार। अब मैं मानव प्रकृति संबंधी विचार वैसे सिंपल आपको पहले वैसे बताने की कोशिश करता हूं, फिर हम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे मानव प्रकृति संबंधी विचार। अब मित्रों इस तुलनात्मक थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है आदमी के सामने। अगर तुलनात्मक नहीं देखता है तो आपको परेशानी आती है। तो मानव प्रकृति संबंधी विचार है तो देखते हैं। पहले तो होब्स ने क्या कहा था अपनी पुस्तक लेवियाथन में। होब्स थे वो अपनी पुस्तक लेवियाथन में कुछ कहते हैं मानव प्रकृति के बारे में। लेवियाथन 1651 में कहते हैं मानव अपनी प्रकृति से दुर्गुणी प्राणी है, असामाजिक अनैतिक प्राणी है। ऐसा होब्स निष्कर्ष निकालते हैं लेवियाथन में। लेकिन वहीं लोग क्या कहता है? लोग कहता है नहीं, अपनी किताब थी एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कौन सी किताब थी? एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 की थी। इसमें बेसिकली मानव प्रकृति के विचारों का विश्लेषण करता है और कहता है मानव सद्गुणी प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, नैतिक प्राणी है। उसमें अनेक सद्गुणों का संचार पाया जाता है। वो दयालु है, कृपालु है, ईमानदार है, न्यायप्रिय है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमूर्ति है। जो भी आप अपने सद्गुण जो बताते हो, भावुक है, सहिष्णु है, जितने भी सद्गुण बताते हो सारे सद्गुण बता देता है। अब चूंकि वो मानव प्रकृति को सद्गुणी मानता है इसलिए लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखता है, राजनीतिक प्रस्तुतता की बात करता है। जबकि होब्स मानव को नकारात्मक प्राणी मानता था, इसलिए वो क्या कहता है? निरंकुश राजतंत्र की नींव रखता है, शक्तिशाली राजतंत्र की बात करता है। लेकिन लोग कैसा मानता है? सकारात्मक। इसलिए नींव भी किसकी रखेगा? संसदीय लोकतंत्र की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो लोकतंत्र की बात करेगा। किसकी बात करेगा? लोकतंत्र की। संसदीय लोकतंत्र पर बल देगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए जो मैंने बताया। अब पीपीटी में भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा है मानव प्रकृति संबंधी विचार। कि होब्स तो क्या मानता है अपनी पुस्तक लेवियाथन में? मानव को नकारात्मक प्राणी। लोग कैसा मानता है? सकारात्मक प्राणी, यानी कि सामाजिक नैतिक प्राणी मानता है। इसलिए अपनी पुस्तक एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में कहता भी है कि मानव में अनेक सद्गुण पाए जाते हैं। वो ईमानदार है, न्यायप्रिय है, सत्यवादी है, कृपालु है, सहिष्णु है। तो इसलिए सद्गुणों की प्रतिमूर्ति होता है मानव। तो इसलिए कहता है संसदीय शासन प्रणाली हमें अपनानी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रशासन प्रणाली अपनानी चाहिए। और सारे सकारात्मक पॉइंट मानव के बारे में देता है, क्योंकि मानव कैसा प्राणी है? सकारात्मक। और शासन प्रणाली भी क्या होनी चाहिए? लोकतांत्रिक। अब दूसरी बातें देखते हैं लोक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। ये भी मित्रों मैं पहले आपको वैसे समझा देता हूं, फिर मैं पीपीटी के माध्यम से समझा दूंगा, तो आप इसमें तनाव नहीं लेना। लोक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं पहले कि आपको क्या है परेशानी नहीं हो। मेरा उद्देश्य यही है कि आप एकलव्य बने हुए हैं, तो
एकलव्य के सामने तो मेरे साथ तो है नहीं है। अब यहाँ तो बच्चे को मैं धीरे धीरे कैसे समझा दूं। अब मुझे बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड से ही सब कुछ समझाना है, तो थोड़ा सा परेशानी भी आपको होगी, लेकिन इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। अब प्राकृतिक अवस्था कह रहे हैं वो गृह युद्ध वाली अवस्था, जो संसद और वहां के राजा के बीच में युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध, उस काल का वर्णन करते हैं, चाहे होब्स हों चाहे लोक हों। तो गृह युद्ध की अवस्था का चित्रण करते हैं प्राकृतिक अवस्था के माध्यम से, उसे नाम दे देते हैं प्राकृतिक अवस्था। अब प्राकृतिक अवस्था की लोक क्या क्या विशेषताएं बताता है वो आपको ध्यान रखना है। पहला कहता है प्राकृतिक अवस्था सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक थी। सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक थी, किंतु प्राक राजनीतिक थी। अंग्रेजी में कहें तो कह सकते हैं सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, सोशल एंड प्री पॉलिटिकल। प्री पॉलिटिकल, तो प्री शब्द भी लिख देते हैं, आ गया प्री पॉलिटिकल, ये ध्यान रखना है। तो सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक थी। होब्स क्या कहता है, वो कहता है प्राक सामाजिक प्राक राजनीतिक थी। होब्स तो ये कहता है समाज भी नहीं था और राज्य भी नहीं था, लेकिन लोक कहता है प्राकृतिक अवस्था में समाज था, सहयोग की भावना थी, नैतिकता की भावना थी, लेकिन राज्य नहीं था। क्या नहीं था, राज्य नहीं था। अब राज्य नहीं होगा तो कानून व्यवस्था नहीं थी। होब्स तो दोनों ही बातें कह देता है, समाज भी नहीं था, राज्य भी नहीं था, लेकिन ये कहता है समाज तो था, नैतिकता विद्यमान थी, सहयोग की भावना विद्यमान थी, लेकिन राज्य नहीं था। फिर दूसरा कहता है पीजीएमपी वाली अवस्था थी। पीजीएमपी का मतलब क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पीजीएमपी का मतलब है पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, प्रिजर्वेशन वाली अवस्था थी, यानी कि शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सुरक्षा, सदिच्छा, पारस्परिक सुरक्षा और संरक्षण की अवस्था थी। पारस्परिक सुरक्षा व संरक्षण की अवस्था थी, यानी कि सद्गुण ही सद्गुण पाए जाते थे, सारी अच्छाइयां पाई जाती थी प्राकृतिक अवस्था में। शांति भी थी, सदिच्छा भी थी, पारस्परिक सुरक्षा भी था और संरक्षण भी था। और होब्स तो कहता है निरंतर तनाव व युद्ध की अवस्था थी, लेकिन लोग क्या कहता है प्राकृतिक अवस्था शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सुरक्षा और संरक्षण की अवस्था थी, पीजीएमपी वाली व्यवस्था थी, यानी कि इसमें प्राकृतिक अवस्था में अच्छाइयां थी। फिर तीसरा क्या कहते हैं लोक महोदय, तो वो भी ध्यान रखना। लोग कहते हैं इसमें न्याय व नैतिकता विद्यमान थी, न्याय भी विद्यमान था, नैतिकता भी विद्यमान थी। फिर कहता है व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। 3 कितने? 3 प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार थे? एलएलपी, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। कौन कौन से थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। कौन से प्राप्त थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। कहता है ये प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। इन प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत भी वो कहता है प्राकृतिक कानून है, ऐसा मानता है। फिर आगे कहता है प्राकृतिक कानून भी प्रचलित थे। अब प्राकृतिक कानून क्या होते हैं? प्राकृतिक कानून होते हैं नैतिकता के नियम। क्या होते हैं? नैतिकता के नियम। कहते हैं ये भी प्रचलित थे। अब इनकी संख्या नहीं बताता है, जैसे होब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए, ये नहीं संख्या बताता। लोग सिर्फ कहते हैं प्राकृतिक कानून प्रचलित थे और इनका प्रभाव भी था। क्या था? प्रभाव भी था। और प्राकृतिक अधिकारों के स्रोत यही है, यानी कि प्राकृतिक कानूनों के फलस्वरूप ही हमें प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। भाई नैतिक नियम रहेंगे तभी प्राकृतिक अधिकार हैं, ये भी कहता है। फिर बेसिकली कहता है सब सारी अच्छाइयां थी इसके अंदर, समाज भी था लेकिन राज्य नहीं था। दूसरा कहता है पीजीएमपी वाली अवस्था थी, न्याय नैतिकता विद्यमान थी, 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्राकृतिक कानून भी प्रचलित थे। लेकिन कहता है 3 आधारभूत कमियां थी। 3 आधारभूत कमियां थी। 3 आधारभूत कमियां क्या थी वो भी सुन लेना। कहता है 3 आधारभूत कमियां थी। कानून की निर्माण करने वाली संस्था विधायिका का भाव था, कानून का क्रियान्वयन करने वाली संस्था कार्यपालिका का भाव था,
और कानून के आधार पर निर्णय वाली संस्था न्यायपालिका का अभाव था। यानी कि कहता है तीन संस्थाओं का अभाव था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसलिए अनेक समस्याएं आ रही थी और समस्याओं के कारण ही व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और दो समझौते करते हैं। पहले समझौते द्वारा वो राज्य की स्थापना करते हैं, दूसरे समझौते द्वारा सरकार या कार्यपालिका की स्थापना करते हैं। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये सारी बातें बेसिकली लोग अपनी पुस्तक में बताते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं पीपीटी के माध्यम से भी आपको बता देता हूं, आप इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली लोग के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार क्या कहता है? पहला प्राकृतिक अवस्था के बारे में, सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक थी। सामाजिक का मतलब समाज विद्यमान था लेकिन राज्य नहीं था, कानून व्यवस्था नहीं थी, ये बेसिकली कहता है। लेकिन वहीं होब्स ने क्या कहा था? प्राक सामाजिक प्राक राजनीतिक। होब्स तो सामाजिक कहते ही नहीं, कहता है समाज भी नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं समाज विद्यमान था। दूसरी बात जो लोग कहते हैं पीजीएमपी वाली अवस्था थी, यानी कि यहां पर पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस और प्रिजर्वेशन था, शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सुरक्षा और संरक्षण थे। अब मित्रों ये अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है और हिंदी में भी ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी कई बार बदल भी जाती है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। पीजीएमपी वाली अवस्था थी, ये कहता है। तीसरी विशेषता क्या बताता है? न्याय व नैतिकता विद्यमान थी। क्या विद्यमान था? न्याय व नैतिकता विद्यमान थी। फिर चौथी अवस्था क्या कहता है? विशेषता क्या बताता है? प्राकृतिक कानून प्रचलित थे। ये प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों के स्रोत भी हैं। प्राकृतिक कानून क्या होते हैं? नैतिकता के नियम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके अनुसार पूरा संचालन हो रहा था प्राकृतिक अवस्था का, प्राकृतिक कानून के अनुसार, और प्राकृतिक अधिकार भी इन्हीं की देन थे। फिर अगली विशेषता कहता है व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, एलएलपी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार कहता है प्रकृति से व्यक्ति को प्राप्त थे। किससे प्राप्त थे? प्रकृति से। फिर कहता है इसमें 3 आधारभूत कमियां थी कि यहां कानून का निर्माण करने वाली संस्था विधायिका का अभाव था, कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका का अभाव था, कानून के आधार पर निर्णय करने वाली संस्था न्यायपालिका का अभाव था। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में अनेक समस्याएं आ रही थी। तो इस कारण से मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और 2 समझौते करते हैं। पहले समझौता जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हुआ, उसके द्वारा राज्य की स्थापना होती है, ये समझौता पहले वाला स्थायी भी है। दूसरा समझौता व्यक्ति और शासक के मध्य होता है, जिससे सरकार की स्थापना होती है, वो समझौता अस्थायी है। तो कहता है पहले समझौते द्वारा ही प्राकृतिक अवस्था का अंत कर राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो ये सारी बातें लोग की आपको ध्यान में मित्रों रखनी है। अब हम आगे चलते हैं मित्रों, इसके जो विचार हैं लोग के सामाजिक समझौते संबंधी विचार, ये भी मैं पहले आपको सिंपल समझा देता हूं, फिर मैं पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा। लोग के सामाजिक समझौते संबंधी विचार, देखो मित्रों सबसे पहले ध्यान रखना, ये सामाजिक समझौते संबंधी विचार किस पर आधारित हैं? लोग के मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों पर आधारित है। मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों पर आधारित है, इन दोनों पर आधारित है। यानी कि जो लोग की किताब है उसमें पहले मानव प्रकृति पर चर्चा है, फिर प्राकृतिक अवस्था पर, फिर सामाजिक समझौते पर चर्चा है। लोग कहता है कि समझौते का कारण क्या है? समझौते का कारण था 3 आधारभूत कमियां। समझौते का क्या कारण है? 3 आधारभूत कमियां। 3 आधारभूत कमियां, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अभाव होना। अभी मैंने बताया भी, कहते हैं कि वास्तव में क्यों समझौता है? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में 3 चीजें नहीं थी, विधायिका नहीं थी, कार्यपालिका नहीं थी और न्यायपालिका नहीं थी। इसलिए व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और 2 समझौते करते हैं। अब प्रक्रिया बता रहा है क्या हुआ, प्रक्रिया की चर्चा करता है, तो प्रक्रिया पर आपको ध्यान देना है। प्रक्रिया पर देखते हैं। कहता है प्रक्रिया में 2 समझौते हुए, सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और 2 समझौते करते हैं। पहला जो समझौता होता है वो समझौता किसके मध्य होता है? व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होता है। पहला समझौता व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होता है। पहला जो प्रथम समझौता है, प्रथम समझौता व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होता है, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होता है। ये कैसा समझौता है? स्थायी है, और इससे किसकी स्थापना होती है? राज्य की स्थापना होती है। कहता है जो दूसरा समझौता है वो व्यक्ति और शासक के मध्य होता है, व्यक्ति और शासक के मध्य। यह समझौता अस्थायी होता है,
इससे सरकार की स्थापना होती है। क्या होती है? सरकार की स्थापना होती है, यानी कि कार्यपालिका की स्थापना होती है। तो क्लियर है, पहले समझौते द्वारा किसकी स्थापना होती है? राज्य की, और दूसरे समझौते द्वारा सरकार या कार्यपालिका की स्थापना होती है। तो ये बातें बता देता है। फिर सामाजिक समझौते की विशेषताएं क्या क्या बताता है? कहता है कि बेसिकली दो समझौते हुए, पहला समझौता तो स्थायी है, दूसरा अस्थायी है। फिर लोग जो है राज्य, समाज, राज्य और सरकार में स्पष्ट अंतर करता है। विशेषताएं क्या है समझौते की, सामाजिक समझौते की विशेषताएं? पहला क्या कहता है? दो समझौते हुए। अभी मैंने प्रक्रिया दोनों की बता दी आपको। कितने समझौते हुए? दो। पहला समझौता क्या है? स्थायी, जिससे किसकी स्थापना होती है? राज्य की स्थापना होती है। किन के मध्य हुआ? व्यक्ति व्यक्ति के मध्य हुआ। दूसरा समझौता व्यक्ति और शासक के मध्य होता है, अस्थायी होता है, उससे किसकी स्थापना होती है? कार्यपालिका की। दूसरी विशेषता है लोग समाज, राज्य और सरकार में स्पष्ट अंतर करता है। समाज, राज्य और सरकार में स्पष्ट अंतर करता है। देखो बेटा कैसे अंतर करता है मैं बताता हूं। एक्चुअली वो कहता है समाज तो प्राकृतिक अवस्था में भी विद्यमान था। पहले समझौते द्वारा राज्य की स्थापना हुई, दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर? प्राकृतिक अवस्था में भी समाज तो विद्यमान था, कहता है सामाजिक अवस्था थी। जब प्रेम सहयोग रहेगा तो समाज रहेगा। पहले समझौते द्वारा किसकी स्थापना हुई थी? राज्य की। दूसरे समझौते द्वारा सरकार की। फिर बेसिकली क्या कहता है अगला, वो ध्यान रखना। कहता है कि बेसिकली इसमें तीन प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित हैं। क्या है? तीन प्राकृतिक अधिकार क्या हैं? सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार का प्रमुख कार्य ही है इन तीन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, एलएलपी की रक्षा करना। यदि सरकार इनकी रक्षा नहीं करती तो ये गलत होगा, तो जनता क्रांति भी कर सकती है। तो एलएलपी की बात करता है, इसलिए कहता भी है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। फिर बेसिकली क्या है? राजनीतिक प्रभुसत्ता या संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखता है, यानी कि कहता है कि यहाँ पर जो व्यवस्थापिका होगी वो कहीं ना कहीं राज्य के समतुल्य है, इसलिए उसके पास अधिक शक्तियां होंगी और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहेगी। कौन उत्तरदायी रहेगी? कार्यपालिका। तो कहता है बेसिकली कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? व्यवस्थापिका के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगी। इसके प्रति उत्तरदायी रहेगी। कौन रहेगी? कार्यपालिका। कहता है कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी रहेगी। महत्वपूर्ण कौन सा है? व्यवस्थापिका। तो राजनीतिक प्रभुसत्ता या संसदीय शासन प्रणाली की नींव रख देता है। फिर कहता है यहाँ प्राकृतिक कानून संवैधानिक कानून की तरह काम करेंगे, यानी कि राज्य प्राकृतिक कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, प्राकृतिक कानून के अनुरूपी कानून का निर्माण करेगा। अगली बात लोग क्या कहता है? कहता है कि बेसिकली आम जनता को क्रांति का अधिकार भी है, आम जनता क्रांति भी कर सकती है। यदि शासक ट्रस्ट का उल्लंघन करता है, प्राकृतिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, प्राकृतिक कानून को उल्लंघन करता है, तो आम जनता सामूहिक रूप से क्रांति कर सकती है, अर्थात सरकार को परिवर्तित कर सकती है। तो इस प्रकार लोक ने सामाजिक समझौते की अनेक विशेषताएं बताई, वो विशेषताएं भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब मैं पीपीटी के माध्यम से भी आपको बता देता हूं, तो आपको फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं हो। पहला क्या कहता है? सामाजिक समझौते संबंधी जो विचार हैं मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था पर आधारित हैं। तो कहता है सामाजिक समझौते का कारण क्या था? तो तीन चीजें नहीं थी वहां, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लोग कहता है कानून का निर्माण करने वाली संस्था विधायिका नहीं थी, कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था कार्यपालिका नहीं थी, और कानून के आधार पर निर्णय करने वाली संस्था न्यायपालिका का भी अभाव था। उसके बाद कहता है प्रक्रिया सामाजिक समझौते की बताता है। तो कहता है दो समझौते हुए। पहला समझौता मानव के मध्य हुआ, जो स्थायी समझौता है, जिससे नागरिक समाज या राज्य, वह एक्चुअली वो राज्य के लिए नागरिक समाज शब्द का प्रयोग करता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। सर्वप्रथम नागरिक समाज शब्द का प्रयोग लोक ने किया था और राज्य के समतुल्य नागरिक समाज को माना था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य को क्या शब्द का प्रयोग करता है? राज्य के लिए नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और सर्वप्रथम सिविल सोसाइटी नागरिक समाज शब्द का प्रयोग भी लोक ने किया है। दूसरा समझौता कहता है मानव व शासक के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? मानव व शासक के मध्य होता है, जिससे सरकार की स्थापना होती है। सरकार का मतलब है कार्यपालिका की स्थापना होती है। तो ये बेसिकली दो बातें आपको ध्यान में रखनी। समझौते की विशेषताएं क्या क्या है आप देखो। समझौते की विशेषताएं क्या कहता है? दो समझौते हुए। पहला समझौता स्थायी है, दूसरा अस्थायी है। क्या है?
अस्थायी है। फिर दूसरी विशेषता क्या कहता है कि लोक समाज राज्य सरकार में स्पष्ट अंतर करता है। कहता है समाज तो प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान था, पहले समझौते द्वारा राज्य की स्थापना हुई, दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना हुई। फिर कहता है सरकार के 3 अंगों की स्थापना होती है। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये नया क्वेश्चन मैंने बताया। तो अब सरकार के कहता है समझौते के माध्यम से सरकार के 3 अंगों की स्थापना होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर वो कहता है न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के एक अंग है, ये भी ध्यान रखना। वो न्यायपालिका को कार्यपालिका के एक अंग ही मानता है। साथ में कहता है संघीय सत्ता भी होगी जो विदेश नीति का संचालन करेगी। एक संघीय सत्ता भी एक अंग होगा, कार्यपालिका का भाग होगा, उपभाग होगा जो विदेश नीति का संचालन करेगा। किसका भाग होगा ये संघीय सत्ता? ये कार्यपालिका का भाग होगा। किसका संचालन करेगा? विदेश नीति का। फिर कहता है इसमें प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित हैं। 3 प्राकृतिक अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के हैं वो नागरिक समाज में, राज्य में सुरक्षित हैं। और सरकार का भी प्रमुख उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर कहता है कि बेसिकली क्रांति का अधिकार भी देता है। किसका अधिकार देता है? क्रांति का आम जनता को। इसलिए क्रांतियों का दार्शनिक भी एंगल्स इसे कहता है। एंगल्स ने क्या कहा है इसको? क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा है। तो एंगल्स ने कहा है, इसलिए क्रांति का अधिकार भी देता है। कि लोग कहता है यदि सरकार प्राकृतिक अधिकारों को उल्लंघन करती है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है, प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करती है, तो ऐसी स्थिति में जनता सामूहिक रूप से क्रांति कर सकती है। लेकिन सामूहिक रूप से कर सकती है और परिस्थिति भी है जब प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन हो। बिना मतलब क्रांति करने का अधिकार नहीं। जब वो ट्रस्ट का उल्लंघन करे तभी, तो बाध्यता भी है, सीमित भी करता है कि ऐसा नहीं मन चाहे तब क्रांति कर दे। क्रांति करने की स्थिति है जब प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन हो या प्राकृतिक कानून का उल्लंघन हो। अब प्राकृतिक कानून का उल्लंघन होगा तो प्राकृतिक अधिकार का अपने आप हो जाता है, क्योंकि वास्तव में प्राकृतिक अधिकार कहाँ से मिले हैं? प्राकृतिक कानून से। तो क्रांतियों का दार्शनिक इसलिए एंगल्स इसको कह भी देता है। फिर यह संसदीय शासन प्रणाली या राजनीतिक प्रस्तुतता की नींव रखता है। किसका कहना है कि भाई कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहना चाहिए। फिर कहता है राज्य का प्रमुख कार्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है, यानी कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। कई बार यही पूछ लेते हैं कथन किसका है? ये लोग का ही है। तो कहता है ये ट्रस्ट है, सरकार का मेन काम है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। फिर लोग कहता है प्राकृतिक कानून संवैधानिक कानून की भांति कार्य करेंगे, यानी कि संवैधानिक कानून के समान होंगे। राज्य इनका उल्लंघन नहीं कर सकता, वो जो भी कानून बनाएगा वो प्राकृतिक कानून के अनुरूप होने चाहिए। तो ये भी मित्रों आपको विशेषता ध्यान में रखनी है, इसमें भी आपको गड़बड़ नहीं करनी। अगला देखते हैं लोक के संप्रभुता व क्रांति संबंधी विचार। तो पहले तो संप्रभुता को थोड़ा समझना होगा कि संप्रभुता में वो क्या कहता है। तो राजनीतिक संप्रभुता की बात करता है, व्यवस्थापिका को महत्वपूर्ण मानता है। तो मित्रों मैं पहले आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूं इसके, तो आपको संप्रभुता संबंधी विचार लोग के। एकलवादी संप्रभुता का विद्वान तो है, लेकिन वो राजनीतिक प्रस्तुतता की बात करता है। किसकी बात करता है? राजनीतिक प्रस्तुतता। राजनीतिक प्रस्तुतता के अनुसार क्या है? प्रस्तुतता का प्रयोग कौन करता है? संसद करती है। ये भी ध्यान रखना। तो वास्तव में जो लोक है वो डाइसी की भांति, लोक डाइसी गिलक्राइस्ट की भांति, गार्नर की भांति, डाइसी गार्नर गिलक्राइस्ट की भांति किसका समर्थन करता है? गिलक्राइस्ट की भांति राजनीतिक प्रस्तुतता का समर्थन करता है। और राजनीतिक प्रस्तुतता में क्या होता है? इसमें होता है संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? संसद की। और कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी रहती है। यही राजनीतिक प्रस्तुतता है, यानी कि राजनीतिक प्रस्तुतता का सीधा सा मतलब है संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है संसदीय शासन राजनीतिक प्रभुसत्ता का। पहले ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अब लोग कैसे संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है वो सुन लीजिए। वो कहता है भी है लोग कि वास्तव में कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में या प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते होते हैं। पहले वो समझौते वाली आपको प्रक्रिया समझनी है। पहला समझौता किसके बीच में होता है? प्रथम समझौता व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होता है। इससे किसकी स्थापना होती है? राज्य की। दूसरा समझौता किसके मध्य होता है? कहता है व्यक्ति और शासक के मध्य होता है। इससे किसकी स्थापना होती है? कार्यपालिका की। सरकार या कार्यपालिका की स्थापना होती है। अब आगे लोग कहता है
कि जो व्यवस्थापिका है वो राज्य के समान है। व्यवस्थापिका किसके समान है? कहता है व्यवस्थापिका राज्य के समान है। संसद जो है राज्य के समान है। क्यों समान है? राज्य के समान क्यों है, अभी मैं बताता हूं। एक तो कहता है व्यवस्थापिका में संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, और दूसरा व्यवस्थापिका निरंतर कार्य करती रहती है। कैसे कार्य करती रहती है? निरंतर। इसलिए व्यवस्थापिका और राज्य दोनों समान है। क्या है? समान। तो कहता है राज्य के समान है व्यवस्थापिका। किसके समान है? राज्य के समान है। इसलिए इस कार्यपालिका को निरंतर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। तो इस प्रकार से लोग राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात कर देता है। तो मित्रों देखते हैं, तो मैं आपको भी बता देते हैं अभी। तो क्या कहता है, लोक संप्रभुता को कैसे स्पष्ट करता है? कहता है जो ये राज्य है पहले समझौते द्वारा स्थापित हुआ, ये व्यवस्थापिका के समान है। किसके समान है? व्यवस्थापिका के समान है। क्योंकि क्यों है व्यवस्थापिका के समान? कहता है व्यवस्थापिका भी संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां से राज्य का प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका में ना हो। और दूसरा, व्यवस्थापिका निरंतर कार्य करती रहती है। आपको पता है भारत में लोकसभा का तो विघटन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता, उस सदन का जनरली विघटन नहीं होता। इस प्रकार से कहता है व्यवस्थापिका निरंतर कार्य करती रहती है। कहता है जो द्वितीय समझौता है, इससे सरकार की स्थापना होती है, व्यक्ति और शासक के मध्य होता है, और इससे कार्यपालिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्यपालिका का। फिर कहता है ये कार्यपालिका निरंतर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहनी चाहिए। इस प्रकार से लोग राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन करता है, और राजनीतिक प्रभुसत्ता का सीधा सा मतलब होता है संसदीय शासन प्रणाली। क्या मतलब होता है? किसका समर्थन करता है? राजनीतिक प्रभुसत्ता का। और राजनीतिक प्रभुसत्ता किसके समान है? संसदीय शासन प्रणाली के समान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। किसके समान है? संसदीय शासन प्रणाली के। तो ये छोटी सी बातें हैं। तो इस प्रकार लोग राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात करता है, जिसका मतलब क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। फिर आगे क्या कहता है सुन लो, इसमें आगे टेलिंग भी दे रखी है। लोग कहता है व्यवस्थापिका संप्रभुता का प्रयोग करती है, परंतु जनता सामूहिक रूप से निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्थापिका को परिवर्तित कर सकती है। कहता है बात बिल्कुल सही है, व्यवस्थापिका का प्रयोग जनता ही, व्यवस्थापिका करती है संप्रभुता का प्रयोग, लेकिन जो जनता है वो निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को बदल सकती है। यदि कब? जब वो प्राकृतिक अधिकारों को उल्लंघन करेगी या प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करेगी। तो ये बेसिकली कहता है। अतः लोक के अनुसार संप्रभुता का प्रयोग तो व्यवस्थापिका करती है, परंतु संप्रभुता जनता में निहित है। अब ये भी आ सकता है, लोक के अनुसार क्या है? संप्रभुता का प्रयोग कौन करती है? व्यवस्थापिका। लेकिन निहित किस में है? वो जनता में है, क्योंकि व्यवस्थापिका को बदलने की क्षमता किस में है? जनता में है। तो ये छोटी छोटी मित्रों बातें हैं। अब ये बातें भी नहीं याद रहेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, फिर भी याद ना करें। तो देखिए आगे, लोक के अनुसार सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। सरकार क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है, क्योंकि सरकार का प्रमुख कार्य कि जो 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, LLP, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इनकी रक्षा करना है। अगर सरकार ट्रस्ट है तो इसके निर्माताओं को इसे समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन कहता है किंतु जब तक ट्रस्ट का उल्लंघन ना हो तब तक क्रांति करने का अधिकार नहीं है, और क्रांति सामूहिक होगी। तो ये लोग कहता है क्रांति कब करनी है? कहता है क्रांति तब करनी है जब प्राकृतिक अधिकारों को उल्लंघन हो। उससे पहले क्रांति करने का अधिकार जनता के पास नहीं है। दूसरा, जनता सामूहिक रूप से क्रांति करेगी। कैसे करेगी? सामूहिक रूप से। तो शर्तें भी लगा देता है, असीमित अधिकार क्रांति का नहीं देता है। यही बात एम जूड हरमन अपने लेखों में, विचारों में कहते हैं। वो कहते भी हैं किंतु जब तक ट्रस्ट का उल्लंघन ना हो तब तक क्रांति करने का अधिकार नहीं होगा, और क्रांति सामूहिक रूप से होगी लोक के अनुसार। तो लोक का विश्लेषण करते हुए एम जूड हरमन ये निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एम जूड हरमन लोक के क्रांति संबंधी विचारों का क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं जब तक ट्रस्ट का उल्लंघन ना हो तब तक क्रांति करने का अधिकार नहीं होगा, और दूसरा, क्रांति सामूहिक रूप से होगी। आगे देखते हैं मित्रों, लोक के प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार।
अब प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार भी, इतना तो मैं हमने काफी चर्चा करके पीछे से बता ही रहे हैं आधे घंटे से कि आपको कि लोक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था से ही, जन्म से ही 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, हिंदी में कहें तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कहते हैं प्राकृतिक कानून में भी प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। फिर कहते हैं प्राकृतिक कानून क्या है? प्राकृतिक अधिकारों को स्रोत है। ये जो प्राकृतिक कानून होते हैं वो प्राकृतिक अधिकारों का भी स्रोत है। इसलिए कहता है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है, क्योंकि सरकार का प्रमुख कार्य क्या है? इन अधिकारों की रक्षा करना है। फिर लोग इन 3 प्राकृतिक अधिकारों में सबसे सामूहिक रूप से नाम क्या देता है? संपत्ति का अधिकार। पीटर लास्लेट ने ऐसा कहा है। किसने ऐसा कहा है? पीटर लास्लेट ने। आगे इसका नाम किताब भी मैं बताऊंगा। तो ऐसा कौन सा विचारक है जो ये कहता है कि लोग के जो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार देता है, इन्हें सामूहिक रूप से संपत्ति का नाम देता है? ऐसा पीटर लास्लेट ने विश्लेषण कर कहा है कि बेसिकली लोग तीनों अधिकारों को एक सामूहिक नाम देता है, वो है संपत्ति। ये किसने कहा है? पीटर लास्लेट ने। तो इस प्रकार से आप ये बात समझ गए। लोक के अनुसार क्या है? व्यक्ति को जन्म से 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और जब सरकार की स्थापना होगी तो सरकार का भी प्रमुख कार्य क्या है? इन अधिकारों की रक्षा करना। इसलिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। इन 3 अधिकारों को पीटर लास्लेट क्या नाम देता है? संपत्ति कहता है। तो कहता है लोक ने सामूहिक रूप से संपत्ति नाम दिया है। ऐसा पीटर लास्लेट का विश्लेषण है। आगे देखते हैं मित्रों कि बेसिकली क्या कहता है। लोक कहता है कि पहले संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक सार्वजनिक संपत्ति, एक निजी संपत्ति। कितने प्रकार की होती है संपत्ति? 2 प्रकार की सामान्यता, एक सार्वजनिक संपत्ति, एक निजी संपत्ति। कहता है जब सार्वजनिक संपत्ति को श्रम द्वारा उपयोगी बना लिया जाता है। कैसे उपयोगी बना दिया जाता है? श्रम द्वारा उपयोगी, तो वो निजी संपत्ति बन जाती है। क्या बन जाती है? निजी संपत्ति। सिंपल सा है। पहले ये 17वीं शताब्दी के विचारक है, 1632 के हैं, जन्म हुआ है इनका। तो उस समय बेटा जंगल ही जंगल चारों तरफ थे, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर उनको साफ वगैरह कर लेता था, खेत बना लेता था, तो खेत उसी का हो जाता था। तो वैसे भी करण अर्जुन पिक्चर में आपने देखा होगा, पहाड़ों को खोद कर खेत बनाते हैं करण अर्जुन में, वो बातें। तो वही बात कह रहा है, जब सार्वजनिक संपत्ति को कोई व्यक्ति श्रम द्वारा उपयोगी बना लेता है तो निजी संपत्ति बन जाती है। क्योंकि ये 17वीं शताब्दी के संदर्भ में सोचना है, आज के संदर्भ में नहीं। इसलिए कहता है संपत्ति श्रम का फल है। तो यहां पर ये रिकार्डो के समान विचार व्यक्त कर देता है। क्या कहता है? संपत्ति क्या है? श्रम का फल है। संपत्ति श्रम का फल है। फिर कहता है ये निजी संपत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक नष्ट होने वाली, एक नष्ट न होने वाली। एक कौन सी है? नष्ट होने वाली। एक नष्ट न होने वाली है। नष्ट होने वाली संपत्ति तो यह खाने पीने की चीजें हैं, वस्त्र वगैरह हैं, तो कहते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, इनको ज्यादा मात्रा में संचित नहीं करना चाहिए। यानी कि आप घर में मिठाई वगैरह, खाने पीने की चीजें ज्यादा संचित ना करें, क्योंकि अगर आप नहीं खा पाते उनको तो खराब हो जाएंगे, इससे बढ़िया दूसरा खा तो ले। तो कहता है इनको बांट देना चाहिए, ये ज्यादा नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। अपना फल है, सब्जी है, खाने की वस्तुएं जो भी हैं, पहनने की वस्तुएं, इनको अधिक मात्रा में एकत्रित करने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा कहता है जो नष्ट न होने वाली संपत्ति है, जैसे क्या क्या नष्ट न होने वाली संपत्ति में क्या क्या लेता है? इसमें बेसिकली लेता है धन, भूमि, ज्ञान भी लेता है इसी में। तो कहता है ये जो है ये व्यक्ति असीमित मात्रा में इकट्ठी कर सकता है, क्योंकि ये नष्ट न होने वाली है। तो कहता है इसका असीमित संचय किया जा सकता है। कितना संचय किया जा सकता है? असीमित। तो कहता है इस प्रकार से संपत्ति का असीमित अधिकार दे देता है लोक। और वास्तव में आज भी जितने भी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश हैं, उदारवादी देश हैं, सब में संपत्ति का असीमित संचय का अधिकार भी है। इसलिए इसकी समाजवादी तो आलोचना करते हैं। कहता है लोक अपने प्राकृतिक अधिकारों के माध्यम से पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, बुर्जुआ समाज को बढ़ावा देता है। एक्चुअली जो समाजवादी हैं वो पूंजीवाद को बुर्जुआ शब्द कहकर आलोचना करते हैं। बुर्जुआ क्या कहते हैं? बुर्जुआ का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद। ये बुर्जुआ शब्द कहते हैं। जैसे सिंपल निकनेम कोई किसी को लंबा कह देता है, नाटा कह देता है, ऐसे ही ये पूंजीवाद की आलोचना करते हैं और इसे कहते हैं बुर्जुआ, पूंजीवाद को। तो कहते हैं कि लोग भी बुर्जुआ समाज का निर्माण करता है और आम गरीब और
के कल्याण की बात नहीं करता। लेकिन महत्व क्या है? लेकिन बेटा आज भी संपत्ति का अधिकार तो महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वैश्वीकरण पूंजीवाद बढ़ रहा है तो संपत्ति के अधिकार की वैल्यू भी बढ़ रही है। पहले भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसे 300 का में एक कानूनी अधिकार तो बना दिया गया है। आज भी भारतीय संविधान में भी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार तो है। तो ये ध्यान रखना कि इन लोग के जो संपत्ति संबंधी विचार हैं आज के वैश्वीकरण के युग में अति महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं मित्रों, जॉन लॉक और कानून संबंधी विचार। जॉन लॉक के विचारों में कानून का केंद्रीय स्थान है और वो दो प्रकार के कानूनों की चर्चा करता है, एक प्राकृतिक कानून, एक राज्य द्वारा निर्मित कानून। पहला प्राकृतिक कानून क्या है? नैतिकता के नियम है और ये प्राकृतिक अधिकारों के भी स्रोत हैं। दो बातें ध्यान रखनी है, नैतिकता के नियम है, प्राकृतिक अधिकारों के स्रोत हैं। प्राकृतिक अधिकार लोक के अनुसार प्राकृतिक कानून से ही प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक कानून। दूसरा कहता है राज्य द्वारा निर्मित कानून। कहता है जब पहले समझौते द्वारा राज्य की स्थापना हो जाती है तो राज्य भी कानून बनाएगा। फिर कहता है राज्य द्वारा निर्मित जो कानून होने चाहिए वो प्राकृतिक कानून के अनुरूप होने चाहिए और यहाँ पर प्राकृतिक कानून संवैधानिक कानून के समान काम करेगा। कैसे काम करेगा? संवैधानिक कानून के समान काम करेगा। कब? राज्य में। तो कहते हैं यहाँ पर राज्य जब कानून बनाएगा तो किसके अनुरूप होने चाहिए? प्राकृतिक कानून के अनुरूप होने चाहिए। इस प्रकार से प्राकृतिक कानून राज्य के लिए संवैधानिक कानून का कार्य करेंगे। और कहता है यदि राज्य इन प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करता है तो उससे प्राकृतिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। क्या समाप्त हो जाएंगे? प्राकृतिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। जब अधिकार समाप्त हो जाएंगे तो राज्य कैसा होगा? अत्याचारी, क्योंकि अधिकारहीन जो राज्य होता है वो अत्याचारी होता है। इसलिए बेसिकली लोक का प्रसिद्ध कथन है जहां कानून का अंत होता है वहीं से अत्याचार प्रारंभ होता है। यानी कि अगर प्राकृतिक कानून का अंत होगा तो प्राकृतिक अधिकार खत्म हो जाएंगे और अधिकार विहीन राज्य क्या होता है? अत्याचारी होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे मित्रों देखते हैं अगले क्रम से, लोक को उदारवाद का जनक भी कहते हैं। लोक को उदारवाद का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि लोक के विचारों में अनेक उदारवाद के तत्व एक साथ दिखाई देते हैं, इसलिए लोक को उदारवाद का जनक कहते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? पहला, मानव सद्गुणी प्राणी है। लोक मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है, मानव को विवेकशील मानता है, सहिष्णुता का समर्थन करता है। कहता है धर्म के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। फिर लोक के अनुसार व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। फिर लोग संवैधानिक शासन की बात करता है तो कहता है कि जो प्राकृतिक कानून होंगे वो प्राकृतिक कानून होंगे राज्य के लिए संवैधानिक कानून का काम करेंगे। इस प्रकार से देखें तो लोक सीमित शासन की, संवैधानिक शासन की नींव रख देता है। लोक समाज, राज्य और सरकार में अंतर करता है। मैंने बताया लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में समाज विद्यमान था, पहले समझौते द्वारा राज्य की स्थापना होती है, दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। फिर लोक संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना पर बल देता है, यानी कि राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन करता है और कहता है व्यवस्थापिका मैन होगी और कार्यपालिका उसके प्रति उत्तरदायी रहेगी। फिर कहता है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। सरकार का प्रमुख कार्य क्या है? सरकार का प्रमुख कार्य जनता के 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की। तो फिर कहता है अगर वास्तव में सरकार इस कार्य को नहीं करती है तो जनता को क्या अधिकार देता है? क्रांति का अधिकार। लेकिन क्रांति के अधिकार में क्या कहता है? मैंने आपको अभी बताया। लोग कहता है क्रांति तभी करनी है जनता जब ट्रस्ट का उल्लंघन करे। किसका उल्लंघन करे? ट्रस्ट का उल्लंघन करे, यानी कि 3 प्राकृतिक अधिकारों को उल्लंघन करे। फिर दूसरा कहता है क्रांति सामूहिक रूप से ही करनी होगी, अकेले नहीं करनी है। कैसे करनी है? सामूहिक रूप से। तो इस प्रकार से लोक के विचारों में अनेक आधुनिक उदारवाद के तत्व दिखाई देते हैं, इसलिए उसको उदारवाद का जनक कहते हैं, परंपरागत उदारवाद का जनक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन लोक के इन विचारों की जो है सीबी मैकफरसन जो हैं विचारक, तो बेसिकली वो आलोचना करते हैं, जो समतावादी विचारक हैं। कौन आलोचना करते हैं? सीबी मैकफरसन। तो ये भी मैं मित्रों थोड़ा सा आपको बता देता हूं सीबी मैकफरसन के बारे में भी। सीबी मैकफरसन थे, वो लोग के आलोचक थे। सीबी मैकफरसन, उन्होंने एक किताब लिखी थी पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ये किताब लिखी थी।
स्वतमूलक व्यक्तिवाद, किताब का हिंदी अनुवाद करें तो यही पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की उन्होंने अवधारणा भी दी थी स्वतमूलक व्यक्तिवाद की। इसमें कहा था कि ये जो जॉन लॉक हैं, परंपरागत उदारवाद है, ये सब स्वतमूलक व्यक्तिवाद की बात करते हैं। कहते हैं व्यक्ति अपनी क्षमताओं का स्वयं स्वामी है, इसलिए व्यक्ति को समाज से अलग कर देते हैं और इससे समाज का और व्यक्ति का दोनों का विकास नहीं होता है। तो ऐसा सीबी मैकफरसन आलोचना कर देते हैं जो लोग की, विशेषकर प्राकृतिक अधिकारों की, संपत्ति के अधिकारों की। तो कहते हैं इससे व्यक्ति को जो दायित्व की भावना है वो समाप्त हो जाती है। तो लोग को उदारवाद का जनक तो हैं, लेकिन लोग के इन विचारों की, उदारवादी विचारों की आलोचना कौन करते हैं? सीबी मैकफरसन करते हैं। कौन सी किताब में करते हैं? पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म में करते हैं। और यही उनकी अवधारणा भी है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतमूलक व्यक्तिवाद। स्वतमूलक व्यक्तिवाद। तो कहते हैं लोग स्वतमूलक व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, स्वार्थी व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, ऐसा सीबी मैकफरसन कहकर आलोचना करते हैं। आगे मित्रों देखते हैं अगले विचार जो हैं नागरिक समाज। तो नागरिक समाज का तो खाली लोक ने शब्द का ही प्रयोग किया था, लेकिन मैंने सिविल सोसाइटी आज सभी लोगों से जुड़ी हुई है, हम सभी लोग इस बात को जानते भी हैं, लेकिन नागरिक समाज है क्या, इसका इतिहास भी यहीं पर देख लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो बेसिकली लोक ने सबसे पहले नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वो नागरिक समाज को राज्य के समतुल्य मानता है। किसके समान मानता है? राज्य के, यानी कि राज्य के लिए नागरिक समाज शब्द का प्रयोग करता है। अब चूंकि वो राज्य और नागरिक समाज को समतुल्य मानता है, इसलिए हीगल लोक की आलोचना करता है। हीगल आप जानते हैं कि आदर्शवादी विचारक हैं, उग्र आदर्शवादी विचारक हैं, और इन्होंने कहा भी था कि संसार का विकास विश्वात्मा द्वारा, चेतना द्वारा हुआ है, और ये चेतना का जो विकास हुआ द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से हुआ है। तो बेसिकली लोग कहते भी हैं, हीगल कहते हैं कि वास्तव में जो चेतना है उसके विकास में देखें तो सबसे पहले परिवार आया, और परिवार बेसिकली किस पर आधारित है? निस्वार्थ भावना पर आधारित है, त्याग बलिदान पर आधारित है, प्रार्थ पर आधारित है, ऐसा बेसिकली कहते हैं। उसके बाद वाद हो गया परिवार, तो प्रतिवाद में उसके बाद क्या आया? नागरिक समाज आया। ऐसा कौन कहते हैं? हीगल कहते हैं। ये हीगल, विल्फ्रेड हीगल का चित्र है। प्रतिवाद आया, प्रतिवाद में क्या आया? नागरिक समाज आया। तो कहते हैं नागरिक समाज स्वार्थ पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वार्थ पर। तो उसके बाद कहता है हीगल, नागरिक समाज के बाद राज्य का उद्भव हुआ है, जो राज्य स्वार्थ पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रार्थ पर। राज्य किस पर आधारित रहता है? प्रार्थ पर, त्याग बलिदान पर आधारित रहता है, त्याग पर। तो ये बेसिकली हीगल अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से स्पष्ट करता है और कहता है लोग तो नागरिक समाज को ही राज्य मान लेता है, जबकि राज्य तो नागरिक समाज की अगली अवस्था है। नागरिक समाज तो स्वार्थ पर आधारित है, राज्य प्रार्थ पर आधारित है। तो हीगल लोग की आलोचना कर देता है। लेकिन आधुनिक युग में जो ग्राम्स्की होते हैं, ग्राम्स्की बेसिकली इटालियन नव मार्क्सवादी विचारक हैं। इन्होंने किताब भी लिखी थी, द प्रिजन नोटबुक। दूसरी किताब उनकी मॉडर्न प्रिंस भी है, जो मैकियावेली पर आधारित है। एक मॉडर्न प्रिंस भी इनकी किताब है, अगर वो भी ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेन किताब द प्रिजन नोटबुक है। इस द प्रिजन नोटबुक में जो ग्राम्स्की है कहते हैं कि जो समाज जो है उसमें दो संरचनाएं रहती हैं, एक आधार, एक अधिरचना। जो अधिरचना वाला भाग है उसके भी दो भाग वो कर देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं ग्राम्स्की को। ग्राम्स्की मार्क्स से थोड़ा प्रभावित होते हैं, लेकिन मार्क्स में परिवर्तन करते हैं। मार्क्स ने कहा था समाज दो भागों में बटा रहता है, आधार और अधिरचना। आधार में मार्क्स अर्थव्यवस्था को शामिल करता है, अधिरचना में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को शामिल करता है। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को शामिल करता है। मार्क्स के अनुसार तो आधार ही महत्वपूर्ण है, अधिरचना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ग्राम्स्की कहता है अधिरचना भी महत्वपूर्ण होती है। समाजवाद की स्थापना के लिए अधिरचना के भी वो दो भाग कर देते हैं, वेदता मूलक संरचना और बल प्रयोग मूलक संरचना। बल प्रयोग मूलक संरचना में तो वो राज्य को, सरकार को, सेना को, इनको शामिल करते हैं, जबकि वेदता मूलक संरचना में परिवार, शिक्षण संस्थान इनको शामिल करते हैं। तो
ग्राम्स्की का कहना है कि हमें समाजवाद की स्थापना करनी है तो यहाँ पर भी हमें वेत्तामूलक संरचना पर भी कार्य करना होगा, क्योंकि पूंजीवादी केवल अपने शासन को इस आधार पर नहीं बनाए रखते कि उनका अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है, वो इन संस्थाओं के माध्यम से आम जनता में प्राधान्य की स्थापना कर देते हैं, यानी कि वह रीति रिवाज मूल्य स्थापित कर देते हैं ताकि आम जनता क्रांति ही न कर पाए। तो कहते हैं इस प्रकार से पूंजीवादी शासन का आधार ये दोनों हैं, ये भी है। जब तक हम वेत्तामूलक संरचनाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे, आम जनता के जो मूल्य विचार नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक सच्चा समाजवाद नहीं आ सकता। इस वेत्तामूलक संरचना को ग्राम्स्की नाम देता है नागरिक समाज। यानी कि नागरिक समाज ग्राम्स्की के अनुसार क्या है, परिवार, शिक्षण संस्थान, ये सारा बुद्धिजीवी वर्ग वाला सिंपल सारी संस्थाएं जो कहीं ना कहीं रीति रिवाज और मूल्यों का निर्धारण करती हैं। आगे देखते हैं मित्रों, आगे रॉबर्ट पुटनम भी सोशल कैपिटल में अपनी किताब में नागरिक समाज की व्याख्या करते हैं सामाजिक पूंजी में, और वो कहते हैं नागरिक समाज वह सक्रिय बुद्धिजीवी वर्ग का समूह है जिनके पास सामाजिक पूंजी होती है, यानी कि जिनका समाज में प्रभाव होता है, ऐसा रॉबर्ट पुटनम कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आधुनिक युग में नागरिक समाज को क्या माना जाता है? कहते हैं नागरिक समाज क्या है? सिविल सोसाइटी किससे मिलकर बनती है? कहते हैं समाज के उस सक्रिय बुद्धिजीवी वर्ग से मिलकर बनती है जिनके पास सामाजिक पूंजी होती है या जिनका समाज में प्रभाव होता है। जैसे अन्ना हजारे जैसे लोग अगर मिल जाएं तो आम जनता उन पर विश्वास कर लेती है। तो ये बातें भी थोड़ा नागरिक समाज की ध्यान रखना। बाकी बेटा आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी नागरिक समाज पढ़ेंगे, बाकी जगह भी पढ़ेंगे, लेकिन अब इतना बेस तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी और बड़े विद्वान आसानी से नहीं मिलते। आप सभी लोग पीजी हैं या पीजी कर रहे होंगे, तो ये ध्यान रखना है। आगे मित्रों जो है हम आगे ध्यान रखते हैं जॉन लोक से संबंधित पुस्तकें। जॉन लोक की पुस्तकें नहीं है, जॉन लोक पर अध्ययन करने वाले आधुनिक विचारकों की पुस्तकें हैं। तो ये भी आपको बड़े ध्यान से और गौर से सुननी है मित्रों। अभी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, परेशान मत होना। पहली किताब है पीटर लास्लेट की, इन्होंने लिखा जॉन लोक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीएमपी है, और इसी ने कहा था कि जॉन लोक 3 प्राकृतिक अधिकारों को सामूहिक रूप से संपत्ति का नाम देते हैं। तो इसी ने कहा था पीटर लास्लेट ने, ध्यान है ना, मैंने बाद में बताया भी था। फिर जॉन डन की किताब है द पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लोक। तो मित्रों ये तो नेट में आ चुकी है पहले, अगर नेट के पुराने पेपर देखेंगे 2016-17 के, तो आपको पता चलेगा किताब आ चुकी है। फिर तीसरा है विलियम उजगेलियस जॉन लोक 2018। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसर्च हुआ है इस पर। रोगर वुलहाउस की है लोक ए बायोग्राफी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रोगर वुलहाउस ने कब लिखा? 2007 में। कौन सी किताब लिखी? लोक ए बायोग्राफी। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपको पता रहनी चाहिए। जॉन मिल्टन जो किताब लिखते हैं लोक जॉन, जॉन लोक नहीं है, लोक जॉन। जो उगलेजियस की किताब है जॉन लोक है, और जॉन मिल्टन की किताब क्या है? लोक जॉन है। तो ये ध्यान रखना, उसमें लोक को पहले है, जॉन बाद में। फिर जे फर की किताब है लोक नेचुरल लॉ एंड न्यू वर्ल्ड, ये भी वीवीएमपी किताब है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये 3 किताबें मैंने जो वीवीएमपी बताई हैं ये आपको भूलनी नहीं है। पहला तो जॉन डन की किताब द पॉलिटिकल थॉट ऑफ जॉन लोक। पीटर लास्लेट ने तो आंतरिक विचार ही दिए हैं, इग्नू में भी नाम लिखा हुआ है जॉन लोक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो किताब है रोगर वुलहाउस की लोक ए बायोग्राफी। फिर जे फर की किताब है लोक नेचुरल लॉ एंड न्यू वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मित्रों हम थोड़ी सी किताबें और बची हैं वो देखते हैं। क्रेन वोगन की किताब है जॉन लोक एंड द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया कि लेबर थ्योरी वैल्यू क्या कहता है? संपत्ति श्रम का फल है। कहता है जब हम सार्वजनिक संपत्ति को श्रम द्वारा उपयोगी बना लेते हैं तो क्या बन जाती है? निजी संपत्ति। तो रिकार्डो ने भी इसकी बात की है, उसी का अध्ययन क्रेन वोगन करते हैं। ग्रेग फॉरेस्टर कहते हैं जॉन लोक पॉलिटिक्स ऑफ मॉरल कंसेंस, सहमति। तो यहाँ नैतिकता और सहमति पर पूरा अध्ययन किया है कि किस प्रकार से जॉन लोक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो उससे संदर्भ में। फिर जॉन हरिसन एंड लास्लेट की किताब है द लिबर्टी ऑफ जॉन लोक, तो ये 1971 की किताब है। जॉन याल्टन की है लोक डिक्शनरी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुकी है पहले, तो ये भी वीएमपी है, ये भी ध्यान रखना। रिचर्ड एच कोकस की है लोक ऑन वार एंड पीस, ये भी नेट में पहले आ चुकी है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। फिर है विल्मुर कैंडल की है जॉन लोक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी रूल, ये भी नेट में पहले आ चुकी है।
और लास्ट किताब है मॉरिस क्रॉन्स्टन की जॉन लो के बायोग्राफी, ये भी पहले नेट में आ चुकी है। तो मित्रों मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली किताबें हैं, एक तो जॉन हैरिस की है, लासलेट की द लिबर्टी ऑफ जॉन लोक, फिर बेसिकली रिचर्ड एट कोकस की है लोक ऑन वार एंड पीस 1960, फिर विल्मुर कैंडल की है जॉन लोक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी का मतलब बहुमत का नियम। उसने क्या कहा था कि बेसिकली क्रांति होगी सामूहिक रूप से होगी, बहुमत के माध्यम से होगी। वही बात कहीं ना कहीं विल्मुर कैंडल की किताब का आधार है। फिर मॉरिस क्रॉन्स्टन की किताब है जॉन लोक की बायोग्राफी 1957। ये किताबें कुछ जो मैंने बताया नेट में आ चुकी हैं, तो पहले नेट में आ भी चुकी हैं। तो मित्रों बड़ी होशियारी के साथ आपको इस वीडियो को 3-4 बार देखना है, धीरे धीरे सने सने देखना है, और उसके बाद इस लोक के क्वेश्चन करने हैं। मैं लास्ट में टेस्ट पेपर में बताऊंगा, लेकिन आपको जुझारू कैंडिडेट के रूप में कार्य करना है। और इस वीडियो से मैं अब विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।